मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में PSIR ऑप्शनल के इंट्रोडक्शनरी वीडियो को बताया था। ठीक उसी तरीके से तीसरे एपिसोड या वीडियो के रूप में हम आ चुके हैं और तीसरे वीडियो पूर्ण रूप से PSIR को समर्पित होगा। तो आप देखेंगे इसमें कि हम PSIR को यानी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को सबसे पहले एक सिनॉप्सिस टाइप या आप ये कह लें कि सिलेबस को एक समझ लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी के सिलेबस को समझना थोड़ा सा भास्ट है या थोड़ी सी लेंदी है, उसी तरीके से जो PSIR ऑप्शनल है उसके सिलेबस को अगर सही तरीके से पहले समझ लें तो आगे की जो प्रक्रियाएं होगी, जो वीडियोज होगी, जो आपके टॉपिक होंगे उनको समझने में आसान होगा। और फिर हम इस तरीके से ये देखेंगे कि हमारा जो पूरा पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार ही हम चलेंगे और सीरियल वाइज जो है टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आप देखें तो एक तरफ पॉलिटिकल साइंस है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस है। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान, और राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के बीच में भी बाद में हम टकराव देखेंगे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ आप देखें ध्यान से, तो हम यहाँ राजनीतिक विज्ञान को भी पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी पढ़ेंगे, बिकॉज देश की या विश्व की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और वर्तमान व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अनन्य पक्ष हैं उस पक्ष को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम मूल रूप से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस उसके दो खंड को देखेंगे। पहले खंड में हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, पार्ट 2 को अभी हम छोड़ते हैं। पार्ट 1 में जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का आपका सिलेबस है उसको हम देखते हैं। तो पार्ट ए में जिसका नामकरण है इस तरीके से, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, राजनीतिक सिद्धांत एंड यानी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय राजनीति सॉरी। तो राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय राजनीति अगर आप देखें उसमें सेक्शन ए में, पार्ट ए के सेक्शन ए में, तो पहला जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, दूसरा आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तीसरा आपका पॉलिटिकल थॉट्स इंडियन है, यानी भारतीय जो पॉलिटिकल थॉटर्स हैं इनके विचार को हम पढ़ेंगे। और चौथा जो है वो पॉलिटिकल थॉटर्स हैं, और पॉलिटिकल थॉट के उस विचार में आप देखेंगे कि वेस्टर्न जो थॉटर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरीज की अगर बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरीज में आप देखेंगे मीनिंग एंड अप्रोचेज देखेंगे सभी में। उसके बाद आप थ्योरीज ऑफ स्टेट्स देखेंगे। जब थ्योरीज ऑफ स्टेट्स देखेंगे तो स्टेट्स के कई तरह के, स्टेट्स मीन्स राज्य या सरकार, उसके कई रूप आपको दिखाई देंगे जिसमें मीनिंग एंड अप्रोचेज, अर्थ और उसके आयाम क्या क्या हो सकते हैं वो आपको दिखाई देंगे। उसके अलग अलग रूप दिखाई देंगे, जैसे लिबरल उदारवाद, मार्क्सिस्ट, आप जानते हैं मार्क्सिस्ट को, ठीक है, मार्क्सवादी को, न्यू लिबरल नव उदारवाद और प्लूरलिस्ट। तो हम इसको देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल को भी देखेंगे और फेमिनिस्ट यानी स्त्रीवादी को भी यानी नारीवादी को भी देखेंगे। साथ में आप देखेंगे जस्टिस को रॉस थ्योरी के नाम से जिसे हम जानते हैं, न्याय को हम पढ़ेंगे रॉस थ्योरी में। उसके बाद इक्वलिटी यानी समानता को पढ़ेंगे जो कि जरूरी है, राइट्स मीन्स अधिकार को पढ़ेंगे, और उसके बाद डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे। फिर कंसेप्ट ऑफ पावर यानी शक्ति के कंसेप्ट क्या हैं, हेजुमनी के कंसेप्ट क्या हैं, आइडियोलॉजी क्या है और लेजिटिमेसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के सेक्शन ए में। और जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आएंगे, पार्ट 1 के सेक्शन ए में हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे थे, जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में आएंगे तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरा पार्ट ए के सेक्शन ए के खंड 2 में यानी सब टॉपिक 2 में था। इसमें आप अनन्य तरीके के सिद्धांत को पढ़ेंगे। उस सिद्धांत में आप देखेंगे सबसे पहले लिबरलिज्म, उदारवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, गांधीवाद, फासिज्म और फेमिनिज्म, नारीवाद। तो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे।
जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में जाएंगे तो जाहिर सी बात है भारतीय विचारक, भारतीय राजनीतिक सिद्धांतकार बहुत हुए हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो हम शुरुआत करेंगे वो धर्मशास्त्र से शुरुआत करेंगे। और धर्मशास्त्र में आप देखेंगे कि धर्मशास्त्र में आप देखेंगे गीता का और भागवत गीता, रामायण, उससे हम लेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र कौटिल्य का, उसके बाद बुद्धिस्ट और उसके ट्रेडिशन क्या हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा नाम आता है, उनको पढ़ेंगे। BR अम्बेडकर को पढ़ेंगे और MN राय को पढ़ेंगे, जो आपको भारत में वामपंथी विचारधारा जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसके आपके प्रणेता के रूप में देखे जाएंगे। और उसके बाद जो चौथा हमारा बचता है वह है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर बात करें, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप जो पश्चिमी विचारक है, पश्चिमी विचारक में जो सबसे पहला नाम आएगा वो प्लेटो का आएगा, दूसरा नाम एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु का आएगा, तीसरा नाम हॉब्स का आएगा, चौथा नाम लॉस्की का आएगा, पांचवा नाम जेम्स बेंथम का आएगा। अब मार्क्स को पढ़ेंगे और हन्ना अरेंट को पढ़ेंगे। ये सारे आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आएंगे। ये हमारा खंड ए का सेक्शन ए का पार्ट ए के सेक्शन ए का जो सब टॉपिक 4 था, इसको हमने देखा सिलेबस के तौर पे। तो आप देखिए, थोड़ा गौर से देखिए कि सिलेबस कितना लंबा है। तो जब सिलेबस लंबे होती हैं, जो काम जितना मुश्किल है, जो जितना लेंदी है, उसको उतने ही आसानी से, उतने ही सरल भाव से पढ़ने चाहिए। तो ये है। उसके बाद आप सेक्शन बी को देखें। सेक्शन बी में जब आप नोट करोगे तो आप सेक्शन बी में देखोगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय सरकार, भारत के सरकार और राजनीति। तो उस चीज को देखेंगे। अब एक बात है कि भारत की सरकार और राजनीति को जब आप देखते हैं तो आपको नजर आएगा इसमें आप नेशनलिज्म, सबसे पहले राष्ट्रवाद, क्योंकि आप भारत सरकार की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे ए सेक्शन में। अब बी खंड में अगर बात करें उसमें तो आप कॉस्पोलिटी आप टॉपिक्स देखेंगे और वेरियस डाइवर्स जो है टॉपिक्स को भी देखेंगे आप। तो इसमें आप पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम को देखेंगे। उसके बाद आप पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखेंगे, जो 1757 की, 1857 की जो क्रांति होती है उसको आप देखेंगे। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेन्स एंड यूनियन गवर्नमेंट की देखेंगे। ग्रॉस रूट ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। आप स्ट्रेटेजरी वैधानिक जो है सिस्टम है उसको देखेंगे। प्लानिंग एंड इकोनॉमी को देखेंगे। तो ये सारा आपका सेक्शन बी के सब टॉपिक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स का, उसमें ही आपको पार्टी सिस्टम भी पढ़ने पड़ेंगे और सोशल मूवमेंट भी पढ़ने पड़ेंगे। ये आपका सब टॉपिक सेक्शन बी का सब टॉपिक था। ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट 2 में एंटर करते हैं। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 एक महत्वपूर्ण आपके सिलेबस का हिस्सा है। और पार्ट 2 में जो सेक्शन ए का पहला खंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस खंड में पश्चिमी विचारक के बाद जो आप पॉलिटिकल थॉटर्स में पढ़ोगे पश्चिमी विचारक को, उसके बाद अगर दूसरा महत्वपूर्ण जो आपको सेक्शन नजर आएगा या दूसरे ऐसे सेक्शन आपको नजर आएंगे जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो वो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति को देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति की बात जब आप करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति में आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। यानी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की एनालिसिस करते हैं और उसका आप इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरीके से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से संबंध बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है और क्यों है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम नजर डाल लें। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक। तुलनात्मक मतलब क्या कि तुलनात्मक पॉलिटिक्स, तुलना यानी तुलनात्मक राजनीति। जब तुलना करते हैं तो तुलना कहने की तुलना कब करते हैं आप, जब आप दूसरे के फीचर्स को जानते हैं तब आप उनसे तुलना करते हैं। तो जैसे आप एशियन कंट्री के अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें तो अलग तरीके से सरकार आपको दिखेगी। लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्री के आप डेमोक्रेसी को, पॉलिटिक्स को, वहाँ की सरकार को अगर आप देखेंगे तो अलग तरीके से नजर आएंगे। तो ये जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नेचर्स और मेजर्स जो अप्रोचेज हैं, उसके आयाम हैं, उसको पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है, राजनीति के अर्थशास्त्र क्या है उसको पढ़ेंगे। और जब आप राजनीति के अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसके लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे कि इसकी क्षमताएं क्या हैं।
उसके बाद स्टेट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में आप जाहिर सी बात है जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की वर्क कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे आप, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे और प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे, सोशल मूवमेंट की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फीचर्स जो हैं, ये प्रभावित करेगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अलग अलग जोन में, अलग अलग रीजन में डिसाइड करने को। तो साथ में आप ये सेक्शन खंड 2 के भाग 2 के आप सब टॉपिक सेक्शन ए में सब टॉपिक 1 आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ रहे थे। अब अगर आप सब टॉपिक 2 को देखें तो सब टॉपिक 2 को देखें, उसमें थ्योरीज ऑफ कंसेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस नजर आएंगे। तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप उसके जो सिद्धांत है और उसके कॉन्सेप्ट हैं उसको आप देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप सबसे पहले देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को, और ये एक ऐसा टर्म है जिस टर्म को आपको याद रहनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण का मतलब वैश्वीकरण भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी सेक्शन यूपीएससी की ले लें, आप चाहे भाग 1 ले लें, भाग 2 ले लें, भाग 3, भाग 4 पेपर आप कोई भी ले लें, या फिर आप कह सकते हैं आप PSIR ले लें, या कोई भी अदर्स ऑप्शनल ले लें, या आप साथ में निबंध की बात कर लें। ग्लोबलाइजेशन से एक ऐसे के सदाबहार है, उसको आप कहीं भी चाप सकते हो बढ़िया तरीका से। तो ग्लोबलाइजेशन को जैसे आपने पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण सुनने में जितना अच्छा लगता है उसके परिणाम भी, अगर आप किसी भी मेंस आंसर राइटिंग फॉर्म में ग्लोबलाइजेशन वर्ड को आप जब डालते हो तो वहाँ से कई सारे आयाम निकल जाते हैं और आपका मेंस का जो आंसर राइटिंग फॉर्म है वो बेहतर हो सकता है। क्योंकि चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे वो इकोलॉजी की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो, इथिक्स की बात हो, इंटीग्रिटी की बात हो, आप कहीं भी ग्लोबलाइजेशन शब्द को इस्तेमाल करने से भूलिए मत, इस्तेमाल करिए। तो हम यहाँ इस बात को खत्म करते हैं। इसके बाद है बी, तो थ्योरीज एंड कंसेप्ट में जो आपका पार्ट 2 के सेक्शन ए के थ्योरी ऑफ कंसेप्ट में आपको अप्रोचेज दी स्टडी ऑफ IR, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के कई क्या अप्रोचेज हो सकते हैं, क्या आयाम हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, उस तरीके के बारे में आप देखेंगे। तो आप आइडियलिस्ट यानी आप क्या हो सकते हैं, आप आदर्शवादी हो सकते हैं उसको सोचने का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जब आप पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आप आदर्शवादी होकर के अपना आपका मन है आप उसको आदर्शवादी तरीके से देखें। आप उसको रियलिस्टिक तरीके से देख सकते हैं, आप उसको फंक्शनलिस्ट तरीके से देख सकते हैं, सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें। और उसके बाद आप जो है तीसरा जो सब टॉपिक पढ़ेंगे आप पार्ट 2 के सब टॉपिक तीसरा जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप के बारे में आप वो सबसे मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के जितने भी टॉपिक सब टॉपिक हैं उसमें सबसे ये खंड आसान है, आपको वहाँ से कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। तो उसमें नाम को पढ़ेंगे, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसमें इंडिया एक प्रणेता के रूप में आए थे, VNO, WTO, EU, एपेक, आसियान, सार्क और नाफ्टा, इस सब के बारे में, उन सब के संगठन के बनने के उद्देश्य क्या थे और ये उद्देश्य कितने सफल रहे और साथ में आज के डेट में इसकी क्या रिलेवेंट हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही अगर आप देखें तो सेक्शन बी जो पार्ट 2 के सेक्शन बी हैं, पार्ट 2 के सेक्शन बी में इंडिया एंड दी वर्ल्ड यानी भारत के साथ अब विश्व का हम क्या करेंगे, साथ साथ में अध्ययन करेंगे। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सबसे पहले भारतीय जो विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति गुजराल से लेकर के नेहरू गुजराल से लेकर के, और साथ में आप गांधीयन युग, इंदिरा गांधी की युग देखेंगे, और वर्तमान समय में आप नरेंद्र मोदी सरकार की आप बहुत सारी डाइवर्सन देखेंगे कि कहाँ से कहाँ किस ओर हम शिफ्ट हुए हैं। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे। साथ में आप ये भी देखेंगे कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है नाम में, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसको बनाने में हमारी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के संपर्क किस तरीके से हैं, संबंध किस तरीके से हैं, इंडिया एंड लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, रिवर्स वाटर डिस्प्यूट क्या है। और तो ये आपके कुल मिलाकर के सिलेबस थे PSIR ऑप्शनल का। मेरी कोशिश थी कि 15 मिनट में मैं तकरीबन कंप्लीट करूं और मैंने कंप्लीट किया। साथ में ही एक बार ये होगा कि आप लूप लगा करके इसको फिर से देख सकते हैं और समझने की कोशिश करें, क्योंकि UPSC के सिलेबस मैंने बताया बार बार